Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम आपकी 10th क्लास की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि आज़ादी की एक लंबी यात्रा. आप इसको आज़ादी की एक लंबी यात्रा कह सकते हैं, लंबा संघर्ष कह सकते हैं और लंबी लड़ाई कह सकते हैं. तो नेल्सन मंडेला का जो पूरा नाम है नेल्सन रोलीहलाला मंडेला, जिन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है उन्होंने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखा हुआ है. तो उन्होंने अपनी इस आत्मकथा के अंदर से एक उदाहरण इस चैप्टर के अंदर हमारे सामने लिखा हुआ है और अपने इस उदाहरण का उन्होंने नाम दिया है उद्घाटन, यानी कि द इनॉग्रेशन. तो इस इनॉग्रेशन में वो अपने जीवन से संबंधित क्या क्या बातें हमें बताते हैं. तो ये सारी चीज़ें आज के इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगी. तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में उन्होंने हमें क्या बताने की कोशिश की है. तो आपके सामने इस चैप्टर की शुरुआत में लिखा हुआ है कि बिफोर यू रीड, यानी कि आपके पढ़ने से पहले. बिफोर यू रीड का मतलब होता है आपके पढ़ने से पहले. इसमें आपको चैप्टर से संबंधित कुछ आइडियाज़ मिल जाते हैं जो कि चैप्टर की एक आउटलाइन का काम करते हैं, जैसे कि आप चैप्टर में एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये चैप्टर किस बारे में लिखा हुआ है. तो इसी तरीके से इस चैप्टर के अंदर भी कुछ बातें लिखी हुई हैं. तो बिफोर यू रीड में पहला पॉइंट आपको ये बताता है कि अपार्थाइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि रंग भेद. अपार्थाइड का मतलब होता है रंग भेद. रंग भेद की एक ऐसी नीति होती है जिसके द्वारा लोगों को उनके रंगों के आधार पर, उनकी जाति के आधार पर अलग अलग कर दिया जाता है. तो इसके अंदर ये पहला सेंटेंस लिखा हुआ है कि अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम, की रंग भेद की नीति एक राजनीतिक व्यवस्था है दैट सेपरेट्स पीपल, जो कि लोगों को अलग अलग कर देती है अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनके जाति के अनुसार, उनके रंगों के अनुसार. कैन यू से विच ऑफ दीज 3 कंट्रीज, क्या आप बता सकते हैं इन तीनों देशों में से कौन से देश में, जिनके नाम आपके सामने लिखे हुए हैं. नेम्ड ब्लो, जो कि निम्नलिखित नीचे हैं, हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली, कि उनमें से कौन से देश के अंदर इस प्रकार के रंग भेद की नीति हाल फिलहाल तक बनी हुई थी. पहला ऑप्शन आपके सामने है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरा है साउथ अफ्रीका और तीसरा ऑस्ट्रेलिया. तो इनमें से साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जिसके अंदर रंग भेद की नीति हाल फिलहाल तक बनी हुई थी. तो पॉइंट नंबर 2 के अंदर आपके सामने बताया गया है कि हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है. एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उनका एक राजनीतिक दल था जो कि उन्होंने अपने जीवन काल में ज्वाइन किया था, यानी कि उसके अंदर वह शामिल हुए थे, जिसका नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. क्या आपने इन दोनों के बारे में सुना है. स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड, यानी कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को, जिस पॉलिटिकल संगठन को नेल्सन मंडेला ने ज्वाइन किया था, यानी कि उसमें शामिल हुए थे, उन्होंने जीवन भर समय लगाया रंग भेद की नीति के खिलाफ लड़ने में, यानी कि उनके खिलाफ संघर्ष करने में, जिसका नतीजा ये निकला कि नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, कि जिसके तहत नेल्सन मंडेला को अपने जीवन के लगभग 30 साल जेल में बिताने पड़े. फाइनली अंततः डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, यानी कि सन 1994 में साउथ अफ्रीका के अंदर लोकतांत्रिक चुनाव हुए. एंड और नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन, और उसके परिणाम स्वरूप, यानी कि उस चुनाव में नेल्सन मंडेला जीते और उस राष्ट्र के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने, यानी कि साउथ अफ्रीका के पहले काले व्यक्तियों में से एक, पहले काले राष्ट्रपति वो उन चुनाव के बाद बने. आगे आपके सामने लिखा है कि इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, यानी कि जो ये उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है, यानी कि जो ये पूरा चैप्टर आपके सामने लिखा हुआ है, इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा से, यानी कि ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसका नाम उन्होंने आज़ादी की एक लंबी यात्रा रखा है, जो कि आपके इस चैप्टर के अंदर भी लिखा हुआ है. नेल्सन मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेशन, कि यहाँ पर नेल्सन मंडेला अपने एक ऐतिहासिक उदाहरण के बारे में बताते हैं, द इनॉग्रेशन, जिसका नाम उन्होंने रखा है उद्घाटन. इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन. कैन यू गेस, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्हाट द ओकेशन माइट बी, कि वह कौन सा अवसर हो सकता है जिसके बारे में नेल्सन मंडेला हमारे इस चैप्टर के अंदर बताते हैं, जिसको वो उद्घाटन के नाम से भी कहते हैं. चेक योर गैस विद दिस न्यूज़ आइटम, इस समाचार के साथ अपने इस अनुमान की जांच करें, यानी कि अपने अनुमान को यह चेक करें कि अनुमान आपका सही है या गलत है, जो कि BBC की तरफ से था ऑन 10 मई 1994, जो कि 10 मई सन 1994 को प्रकाशित हुआ था.
जिसके अंदर लिखा हुआ है कि नेल्सन मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, यानी कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत यानी कि काले राष्ट्रपति बने। यानी कि वहाँ पर उससे पहले हमेशा श्वेत राष्ट्रपति का ही शासन रहा, यानी कि गोरे लोगों का ही शासन रहा। लेकिन सन 1994 में जब वहाँ पर लोकतांत्रिक चुनाव हुए उसके बाद नेल्सन मंडेला वहाँ के पहले काले राष्ट्रपति बने, यानी कि अश्वेत राष्ट्रपति बने। तो वह खबर BBC ने अपने समाचार पत्र के अंदर, जो कि 10 मई 1994 के अंदर छापा हुआ है, यह खबर पूरे देश में फैल गई, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर भी इसका जिक्र हुआ। तो इसके अंदर क्या बातें लिखी हुई है, आइए देखते हैं। जिसमें आगे लिखा है कि नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, यानी कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने, यानी कि पहले काले राष्ट्रपति बने। आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल, यानी कि जो गोरे लोग जो होते थे, यानी कि जो श्वेत राष्ट्रपति होते थे, वहाँ पर 3 शताब्दियों से पहले लगभग, यानी कि 300 वर्षों से लगातार उनका ही शासन चल रहा था। और सन 1994 में 10 मई की जो समाचार दुनिया के सामने आया, यानी कि सन 1994 जब वहाँ पर लोकतांत्रिक चुनाव हुए तो उनमें नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक राष्ट्रपति बने। तो यह खबर पूरी दुनिया में सामने आई। आगे इसके अंदर लिखा है मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यानी कि ANC, यानी कि जो पार्टी, जो संगठन नेल्सन मंडेला ने ज्वाइन किया था उसका नाम है ANC, यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। पार्टी वॉन 252 ऑफ 400 सीट्स, यानी कि जो इलेक्शन वहाँ पर हुए थे उसमें से उन्होंने 400 सीट में से 252 सीट को जीता, यानी कि वहाँ पर उनका पूर्ण बहुमत आया। इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री, यानी कि वह एक ऐसा इलेक्शन था, वह एक ऐसी जीत थी, वह एक ऐसी विनिंग थी जिसने एक ऐसी हिस्ट्री बना दी, जिसने एक ऐसा इतिहास बना दिया जो कि उससे पहले साउथ अफ्रीका के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ, जो कि 400 में से 252 सीट उनकी आई हो। तो आगे इसके अंदर लिखा है कि द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। और इस जीत की खुशी में जो वहाँ पर एक शहर है प्रिटोरिया, वहाँ का एक थिएटर बना हुआ है जिसका नाम है एम्पी थिएटर, जो कि गोल आकार का था। उसके अंदर इस जो ये इनॉग्रेशन जिसका नाम रखा हुआ है उद्घाटन, यानी कि राष्ट्रपति बनने के बाद वहाँ पर एक जश्न मनाया गया जिसका नाम उन्होंने द इनॉग्रेशन रखा है, यानी कि उद्घाटन, यानी कि एक ऐसी नई सरकार की शुरुआत जिसका उद्घाटन हो चुका है एक लंबे समय की लड़ाई के बाद में, वहाँ के लोकतांत्रिक चुनाव के बाद, जिसमें नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बने। वो जो सेरेमनी थी वो उस एम्पी थिएटर, यानी कि गोलाकार के जो एम्पी थिएटर है उसके अंदर प्रिटोरिया शहर के अंदर हुई। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियन एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज, जिसके अंदर लगभग 140 देशों से भी ज़्यादा के लोगों ने, यानी कि गणमान्य लोगों ने, जो कि वर्ल्ड फेमस जो पर्सनैलिटी थी उन्होंने और राजनेताओं ने उसमें शिरकत की, यानी कि उसके अंदर वो शामिल हुए उस प्रोग्राम के अंदर। अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से लगभग 140 देशों से भी ज़्यादा के लोग वहाँ पर आए और उस सेरेमनी को ज्वाइन किया, उस सेरेमनी में शामिल हुए। आगे इसमें लिखा है कि नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, यानी कि उस इलेक्शन से पहले, नेल्सन मंडेला के बनने से पहले वहाँ पर उत्पीड़न की स्थिति थी जो कि एक दूसरे से बनी हुई थी, यानी कि जो रंग भेद की नीति के अनुसार काले और गोरों के बीच में जो उत्पीड़न की स्थिति बनी हुई थी, उस तरीके का एक्सपीरियंस जो ये साउथ अफ्रीका की सुंदर भूमि है वो कभी भी दोबारा उस चीज़ का अनुभव नहीं करेगी, यानी कि ऐसा वहाँ पर अब दोबारा कभी नहीं होगा। सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, जब वहाँ पर नेल्सन मंडेला ने बोलना स्टार्ट किया, यानी कि अपनी स्पीच देनी शुरू की, तो उसके अंदर उन्होंने ये बात कही। आगे इसके अंदर लिखा हुआ है, आगे इसमें लिखा हुआ है कि जुबिलेंट सीन ऑन द स्ट्रीट ऑफ द प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक वाइट एंड कलर्ड सेरेमनी टुगेदर, यानी कि जो ये शहर था जहाँ पर ये सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जा रही थी, जो कि वहाँ पर एम्पी थिएटर, यानी कि जो गोलाकार का जो ऑडिटोरियम था, वहाँ पर जो ये सेरेमनी चल रही थी उसके बाहर जश्न का माहौल था। एक ऐसा माहौल था जैसे वहाँ पर वो त्यौहार मना रहे हैं प्रिटोरिया के गलियों में, वहाँ की सड़कों पर, जिसको फॉलो किया जा रहा था, यानी कि जिसके अंदर शामिल हो रहे थे फॉलोड विद ब्लैक वाइट एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर, जिसके अंदर गोरे काले लोग सभी मिलकर के अलग अलग जितने भी कलरफुल एक तरीके से सभी प्रकार के लोग उन सबको मिलकर के सेलिब्रेट कर रहे थे, यानी कि जश्न मना रहे थे।
आगे इसमें लिखा है कि मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन वुमन एंड चिल्ड्रन, लगभग 1 लाख से ज़्यादा साउथ अफ्रीकन पुरुष, महिलाएं और बच्चे ऑफ ऑल रेसेस, सभी जातियों से, यानी कि चाहे वो गोरे हैं या काले हैं या किसी भी जाति के हैं, सभी जातियों के लोग जिसके अंदर पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे, लगभग 1 लाख से ज़्यादा, सभी ने मिलकर के वहाँ पर जश्न मनाया, खुशी के गीत गए और साथ में मिलकर के नृत्य भी किया। यानी कि इसमें बताया गया है कि नेल्सन मंडेला के राष्ट्रपति बनने के बाद जब वो पहली बार दुनिया के सामने आए, पहली बार दुनिया के सामने उन्होंने एक स्पीच दी, एक भाषण दिया, जो कि वहाँ के प्रिटोरिया शहर में एम्पी थिएटर यानी कि गोलाकार का जो ऑडिटोरियम था वहाँ पर वो सेरेमनी हुई। और वहाँ पर जो जश्न था, जो समारोह था, जो बिल्कुल त्यौहार से कम नहीं था, वहाँ पर हर प्रकार के जितने भी जो सभी जातों के लोग थे, पुरुष थे, महिलाएं थे, बच्चे थे, सब ने मिलकर के अच्छे से जश्न मनाया। तो जो ये न्यूज़ है ये बीबीसी के द्वारा 10 मई सन 1994 को लोगों के सामने आई। तो आइए अब इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं इसके अंदर शुरू में क्या लिखा हुआ है और नेल्सन मंडेला अपने इस चैप्टर के द्वारा हमें क्या बताना चाहते हैं। आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत में आपके सामने लिखा है कि 10th May dawn bright and clear, यानी कि 10 मई का वो दिन जो कि सबसे ज़्यादा चमकीला और स्पष्ट था। ये 10 मई का वही दिन है कि जब नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बनने के बाद में अपनी जनता को संबोधित करने के लिए तैयार थे और इसी चीज़ को उन्होंने उद्घाटन कहा है, यानी कि इनॉग्रेशन, जिसके अंदर तमाम दुनिया से बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े महानुभाव, बड़े बड़े जो गणमान्य व्यक्ति आ रहे थे और उनको बधाई संदेश दे रहे थे। तो 10th May dawn ब्राइट एंड क्लियर, यानी कि 10 मई का जो दिन वो बहुत ही चमकीला और स्पष्टता से शुरू हुआ। तो 10 मई का वो दिन जो कि बहुत बड़ी चमक और स्पष्टता के साथ शुरू हुआ। आगे इसमें लिखा है कि फॉर द पास्ट फ्यू डेज, यानी कि पिछले कुछ दिनों से, यानी कि अब इसमें नेल्सन मंडेला अपनी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन प्लीजेंटली विजिटेड बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर, यानी कि पिछले कुछ दिनों से मैं सुखपूर्वक तरीके से घिरा हुआ हूँ उन लोगों से जो कि विश्व नेता हैं और गणमान्य यानी कि विशिष्ट जन हैं, मैं उनसे घिरा हुआ हूँ। हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट, जो कि अपने अपने बधाई संदेश देने आ रहे थे और अपना सम्मान प्रकट कर रहे थे बिफोर द इनॉग्रेशन, उस उद्घाटन वाले प्रोग्राम से पहले, यानी कि उद्घाटन समारोह शुरू होने से पहले जो कि वहाँ के एम्पी थिएटर में होने जा रहा था, उससे पहले नेल्सन मंडेला अपनी आत्मकथा द वॉक टू फ्रीडम के अंदर बताते हैं कि मैं पिछले कुछ दिनों से काफ़ी लोगों से बहुत ही अच्छे भाव तरीके से, सुखमय तरीके से घिरा हुआ था, जो कि वर्ल्ड लीडर थे, जो कि विश्व नेता थे और विशिष्ट जन थे, गणमान्य व्यक्ति थे। आगे इसमें बताते हैं कि द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, यानी कि जो उद्घाटन समारोह होने वाला था वो विशालतम समारोह था जिसके अंदर सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होने वाली थी, सबसे ज़्यादा लोग आने वाले थे एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, यानी कि वे ऐसे लोग जो कि अंतर्राष्ट्रीय नेता थे ऑन द साउथ अफ्रीका सोइल, यानी कि साउथ अफ्रीका की भूमि पर। यानी कि उस उद्घाटन के अंदर ये अनुमान लगाया जा रहा था कि वह उस साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा लोगों का इकट्ठा होना, यानी कि सबसे बड़ी गैदरिंग का प्रोग्राम होने जा रहा था जिसके अंदर इंटरनेशनल लीडर शामिल होने वाले थे। आगे इसके अंदर लिखा है कि द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, यानी कि जो ये प्रोग्राम है, जो ये सेरेमनी है, ये वहाँ के सैंडस्टोन एम्पी थिएटर यानी कि सैंडस्टोन एम्पी थिएटर के अंदर हुई थी, जो कि गोलाकार का पत्थर से बना हुआ एक ऑडिटोरियम था, फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, जो कि उस शहर के एक कंपनी थी जो कि बिल्डिंग बनाया करती थी जिसका नाम था यूनियन बिल्डिंग्स, यानी कि यूनियन बिल्डिंग की तरफ से वह ऑडिटोरियम यानी कि वो थिएटर बनाया था जो कि गोलाकार था। आगे इसमें नेल्सन मंडेला बताते हैं कि फॉर डेकेड्स, यानी कि दशकों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, यानी कि जो ये सीट है यह गोरे लोगों की सरकार की सीट रही है, यानी कि गोरे लोगों की शासन करने की सीट बनी रही है। बट नाउ, लेकिन अब, इट वॉज द साइट, लेकिन अब ये वह स्थान था ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, यानी कि जिसके अंदर इंद्रधनुष से अलग अलग प्रकार के रंगों का इकट्ठा होना था, एंड नेशंस, और अलग अलग प्रकार के जो राष्ट्र के जो लोग थे वहाँ पर इकट्ठा होना था, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट,
जो कि एक स्थापना का समय था, यानी कि यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन है वे एक प्रकार की स्थापना के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि साउथ अफ्रीका के अंदर पहली बार लोकतांत्रिक और गैर जातीय यानी कि नॉन रेशियल गवर्नमेंट यानी कि डेमोक्रेटिक सरकार और गैर जातीय जो सरकार है जिसके अंदर वो रंग भेद की कोई प्रकार की पहले वाली जो कोई नीति नहीं थी, जिसके अंदर किसी से भी कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जा सके, ना कोई रंग भेद की नीति हो, ना ही कोई जाति आधार पर कोई भेदभाव किया जा सके। उस प्रकार की सरकार के इंस्टॉलेशन के लिए फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट, यानी कि उस स्थान पर साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर इतने सारे लोगों का इकट्ठा होना, इतने सारे गणमान्य और विश्व नेता का इकट्ठा होना, यानी कि साउथ अफ्रीका की भूमि पर पहली बार एक ऐसी सरकार बनने जा रही थी जो कि पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक है और गैर जाति है, यानी कि जिसके अंदर रंग भेद के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था, न ही रंगों से न ही लोगों की जाति से। तो इसी को देखने के लिए, इसमें शामिल होने के लिए विश्व भर के नेता लोग और गणमान्य यानी कि विशिष्ट जन शामिल हो रहे थे। आगे इसके अंदर लिखा हुआ है कि आगे इसमें लिखा है कि ऑन दैट लवली ऑटम डे, पतझड़ के उस सुहावने दिन, आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर। इसका मतलब यह है कि मेरे साथ मेरी बेटी थी जेनानी, जिसका नाम जेनानी है, यानी कि वो भी मेरे साथ थी। यानी कि नेल्सन मंडेला आगे बताते हैं कि वह पतझड़ का मौसम था जो 10 मई 1994 की जो बात थी, वह पतझड़ का एक सुहावना मौसम था। और कहते हैं कि साथ साथ उस समय मेरी बेटी भी मेरे साथ थी, जेनानी जिसका नाम है, ऑन द पोडियम, यानी कि उस मंच पर जिस मंच से वह अपनी जनता को संबोधित कर रहे थे। और आगे वो बताते हैं, आगे इसमें लिखा है कि मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्worn इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, कि सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क को वहाँ पर द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई, यानी कि उस इलेक्शन में मिस्टर डी क्लर्क को द्वितीय उपराष्ट्रपति चुना गया और उनकी शपथ उनको सबसे पहले दिलाई गई। देन और उसके बाद मिस्टर थॉम्बो म्बेकी वॉज स्worn इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और उसके बाद मिस्टर थॉम्बो म्बेकी को पहले उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। उसके अंदर कुछ और भी नेता चुने गए थे, जिसमें द्वितीय उपराष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में 2 नेताओं को शपथ दिलाई गई। उसके बाद वो कहते हैं कि व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब मेरी बारी थी, आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशंस, मैंने देश के संविधान का अनुपालन और उसको बनाए रखने की शपथ ली, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और खुद को समर्पित करने की भी शपथ ली, टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, अपने देश की जनता के कल्याण के लिए खुद को समर्पित करने की मैंने शपथ ली। आगे इसमें लिखा है कि टू द असेंबल गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड, यानी कि वहाँ पर एकत्रित सभी मेहमानों को और देख रहे पूरे विश्व को, आई सेड, मैंने कहा, ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, आज हम सब हमारी इस उपस्थिति से कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, कि हम इस नवजात स्वतंत्रता को, जो हमें अभी अभी स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, उस रंग भेद की नीति के चलते हुए उससे हमें आज जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, जो कि नवजात स्वतंत्रता है, उसको हम सब मिलकर के अपनी उपस्थिति से एक ग्लोरी और होप प्रदान कर, एक आशा और एक गरिमा प्रदान करते हैं। यहाँ पर ग्लोरी का मतलब होता है गरिमा और होप का मतलब है आशा। आगे इसके अंदर वो बताते हैं कि आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, और जितने भी लोगों के प्रति जो मानवीय तकलीफ़ें रही हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े लेवल पर थी, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि बहुत लंबे समय तक उनके लिए चलती रही, यानी कि एक ऐसी परिस्थिति भी थी जहाँ पर लोगों ने बहुत लंबे समय तक एक ऐसे आपत्तिजनक स्थिति में अपना जीवन बिताया, मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच, अब उसके बाद एक बहुत अच्छा समाज का निर्माण होना चाहिए, ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिससे कि सभी मानवता को पूर्ण रूप से गर्व हो। आगे बताते हैं कि वी हु वर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग एगो, और हम, जो कि ज़्यादा पुराने लंबे समय की बात नहीं है, जो कि हम इस ज़मीन पर बहिष्कृत थे, यानी कि साउथ अफ्रीका में हम बहिष्कृत थे, हमारा बहिष्कार किया जाता था, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, और आज हम उन्हीं को एक विशेष अधिकार, जो कि दुर्लभ अधिकार दिया गया है, टू बी होस्ट, मेज़बान बनने का, टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया भर के राष्ट्रों का
मेज़बान बनने का, यानी कि हम उनकी मेज़बानी कर रहे हैं, हम उनके मेज़बान बन रहे हैं और वो हमारे मेहमान बन रहे हैं ऑन आवर ऑन सोल, हमारी अपनी ज़मीन पर। यानी कि ये आगे वो बताना चाहते हैं कि एक समय ऐसा था कि जब हमें बहिष्कार की दृष्टि से देखा जाता था, यानी कि रंग भेद की जो नीति थी उसको वो बार बार अपने भाषण के बीच में लेकर के आ रहे हैं, जिससे कि वो बताना चाहते हैं कि एक ऐसा समय था जो कि ज़्यादा लंबे पुराने समय की बात नहीं, जब हमें बहिष्कृत किया जाता था, लेकिन आज हमें एक ऐसा दुर्लभ अधिकार दिया गया है जिससे कि हम दुनिया भर के जो राष्ट्र हैं उनकी मेज़बानी कर पा रहे हैं अपनी इसी ज़मीन पर। आगे वो कहते हैं कि वी थैंक, और हम उन सभी लोगों का धन्यवाद देते हैं, वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, जो कि विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे मेहमान हैं, जो कि अलग अलग देशों से आए हुए हमारे सभी मेहमान हैं, हम उन सब का धन्यवाद देते हैं। फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, जो कि हमारे देश के लोगों का साथ देने के लिए आए हैं उस एक चीज़ में, ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री, जो कि आखिरकार एक साझी जीत है, फॉर जस्टिस न्याय के लिए, फॉर पीस शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी और मानव सम्मान के लिए। यानी कि यहाँ पर नेल्सन मंडेला अपने उस स्पीच के अंदर उन सभी देश विदेश से आए गए सभी गणमान्यों का धन्यवाद अदा करते हैं, जो कि यहाँ पर साउथ अफ्रीका के लोगों के साथ उस ऐसी जीत में साथ देने के लिए आए हैं, जो कि एक साझी जीत है, जो कि सब लोगों की अपनी जीत है, जो कि न्याय के लिए है, फॉर जस्टिस, फॉर पीस, जो कि शांति के लिए, एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी, जो कि मानवीय सम्मान के लिए, मानवीय गरिमा के लिए है। आगे इसके अंदर बताया गया है, आगे उसमें बताते हैं कि वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, कि हमने अंततः यानी कि आखिरकार हमने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को हासिल कर लिया। यहाँ पर इमेंसिपेशन है स्वतंत्रता कि आगे नेल्सन मंडेला अपने स्पीच में बताते हैं कि आखिरकार हमने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिया है, हमने पा लिया है। और वो कहते हैं कि वी प्लेस आवर सेल्व्स, और हम आज ये शपथ लेते हैं टू लिबरेट आवर ऑल पीपल, यानी कि हम अपने सभी लोगों को आज़ाद करने की आज शपथ लेते हैं, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो कि लंबे समय से चलती आ रही गरीबी के जो बंधन हैं उन सब से आज़ाद कराने की, डिप्रावेशन वंचितता से, सफरिंग, जेंडर और लिंग भेद की नीति जो चल रही थी उन सब से छुटकारा दिलाने की, एंड आवर डिस्क्रिमिनेशन, और हर प्रकार के भेदभावों से छुटकारा दिलाने की, उनको आज़ाद करने की हम आज शपथ लेते हैं। एंड नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी, और ऐसा यहाँ पर कभी भी, बिल्कुल कभी भी नहीं होगा, दैट कि दिस ब्यूटीफुल लैंड, कि यह सुंदर भूमि विल अगेन एक्सपीरियंस ऑफ द ऑपरेशन, जो कि यह सुंदर भूमि दोबारा उस उत्पीड़न का अनुभव करे, यानी कि उस उत्पीड़न को देखे, फॉर वन बाय अनदर, जो कि एक के किसी अन्य लोगों के द्वारा हो, ऑफ वन बाय अनदर, यानी कि इसमें कहना चाहते हैं कि ऐसा कभी भी, बिल्कुल भी कभी भी इस ज़मीन पर ऐसा नहीं होगा जिससे कि सुंदर भूमि ऐसे उत्पीड़न को अगेन एक्सपीरियंस करे, यानी कि उसका अनुभव करे, यानी कि ऐसे उत्पीड़न को दोबारा देखे जो कि एक के ऊपर होगा किसी अन्य के द्वारा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और आगे कहते हैं कि द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, और ऐसी गौरवशाली मानवीय उपलब्धि का सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा, यानी कि जो ग्लोरियस मानवीय अचीवमेंट, यानी कि जो आज़ादी, जो स्वतंत्रता आज उनको प्राप्त हुई है, उसका सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा। आगे वो कहते हैं कि लेट फ्रीडम राइन, स्वतंत्रता को शासन करने दो, यानी कि हर प्रकार की स्वतंत्रता, विचारों की, जातीय भेदभाव जो है वो बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि हर प्रकार की स्वतंत्रता को शासन करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, और ईश्वर अफ्रीका को अपना आशीर्वाद प्रदान करे। स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर को शुरू से लेकर के यहाँ तक पढ़ लिया है। आई होप आपको सारा चैप्टर अभी तक समझ में आया होगा, और इसके आगे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो कि आपके ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक से रिलेटेड है। तो आइए इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं और इनका मीनिंग क्या है उसको भी जान लेते हैं। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के अंदर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, यानी कि उद्घाटन की जो सेरेमनी है वो कहाँ पर हुई थी। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया, क्या आप भारत में किसी पब्लिक बिल्डिंग का नाम बता सकते हैं कि दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, जो कि बालू के पत्थरों से बनी हो। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कैन यू से, क्या आप कह सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं, हाउ 10th May इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका,
यानी कि साउथ अफ्रीका में जो 10 मई का 1994 का जो दिन था वह पतझड़ का दिन था, यानी कि पतझड़ के मौसम का एक दिन था। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशन, यानी कि नेल्सन मंडेला ने अपने भाषण की शुरुआत में कुछ शब्द कहे हैं जिसके अंदर से कुछ वर्ड इस क्वेश्चन के अंदर लिखे हुए हैं। तो इसमें कुछ वर्ड हैं, एक लाइन है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, यानी कि एक असाधारण मानवीय महाविपत्ति, यानी कि इसके बारे में उन्होंने अपने भाषण में कहा। व्हाट डज ही मीन बाय दिस, इससे उनका क्या मीनिंग है, इससे उनका क्या तात्पर्य है। और आगे एक लाइन उन्होंने और भी बोली जो कि अपने भाषण के अंत में बोली है, व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, यानी कि गौरवशाली मानवीय उपलब्धि क्या है। ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड, जो कि वो अपने भाषण के अंत में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया कि व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद क्यों देते हैं, किस लिए धन्यवाद देते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, और वह किस प्रकार के आदर्श सामने रखते हैं साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए। तो इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं आपको आने वाले वीडियो के अंदर मिलेंगे, जो कि इस चैप्टर के बाद आपके लिए बनाई जाएगी। तो आइए अब इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इसमें और नेल्सन मंडेला अपने इस भाषण में और क्या कहते हैं। आगे इसमें लिखा है कि a few moments later, कुछ क्षणों के बाद में, यानी कि कुछ समय के बाद, we all lifted our eyes in awe, यानी कि हम सभी ने अपनी दृष्टि को आसमान की तरफ किया, यानी कि हमने आसमान की तरफ देखा आदर सहित विस्मय होकर के। यहाँ पर awe का मतलब होता है जिस हैरानी में एक आदर सम्मान जुड़ा हुआ है, उस आदर सम्मान से साथ साथ हम हैरान होकर के आसमान की तरफ देखने लगे। एज ए स्पेक्टेकुलर एरी ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर एंड ट्रूप करियर, एक साउथ अफ्रीकन जेट्स यानी कि साउथ अफ्रीकन के जो जेट थे, हेलीकॉप्टर थे और हवाई सेना वाहक थे, रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, और उस यूनियन बिल्डिंग के ऊपर एक सटीक संरचना में, यानी कि परफेक्ट फॉर्मेशन का मतलब होता है सटीक संरचना में, उन्होंने उस यूनियन बिल्डिंग के ऊपर अपने अपने गर्जना की, यानी कि रोड का मतलब वो आकर के वो गरजे, यानी कि जो हेलीकॉप्टर, जो ट्रूप वाहक यानी कि जो ट्रूप हवाई वाहक थे और जेट्स थे, वो उस यूनियन बिल्डिंग के ऊपर आकर के गरज रहे थे, उन्होंने अपने अपनी गर्जना की। ये लिखा है कि इट वॉज नॉट ओनली द डिस्प्ले ऑफ द पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्स, कि यह सिर्फ वहाँ की सैन्य दल और पूर्ण रूप से परिशुद्धता का एक प्रदर्शन नहीं था, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी, बल्कि यह उस सैन्य दल की एक निष्ठा का भी प्रदर्शन था टू डेमोक्रेसी, जो कि लोकतंत्र के प्रति रखते हैं, टू ए न्यू गवर्नमेंट, और नई सरकार के प्रति भी रखते हैं, दैट हैड बीन फ्री एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कि पूर्ण रूप से आज़ादी के साथ स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनी गई थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर, और कुछ समय पूर्ण ही, द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस ऑफिसर एंड पुलिस, देयर चेस्ट bedecked with ribbons and medals from days gone by, और कुछ समय पहले से ही द हाईएस्ट जनरल यानी कि साउथ अफ्रीका के जो सैन्य दल के जो बड़े बड़े ऑफिसर थे, जो हाईएस्ट जनरल्स थे, डिफेंस ऑफिसर, डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, डिफेंस फोर्स के और पुलिस के जो बड़े बड़े ऑफिसर थे, देयर चेस्ट bedecked with ribbons and medals, जिनके सीने अलग अलग रंगों के रिबन से और अलग अलग प्रकार के मेडलों से सुसज्जित थे, फ्रॉम डे गॉन बाय, जो कि पिछले कुछ दिनों से ही सजे हुए थे। सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सलाम किया, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और उन्होंने अपनी निष्ठावान होने की शपथ भी ग्रहण की। और आगे इसमें लिखा है कि आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, और मैं इस बात से, इस तथ्य से भी अनजान नहीं था, दैट कि नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, ज़्यादा वर्षों पुरानी बात नहीं है, दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड, कि वो मुझे बिल्कुल भी सल्यूट नहीं करते, बट अरेस्टेड मी, बल्कि वो मुझे गिरफ्तार किया करते थे। फाइनली, उस सेरेमनी के अंत में अ सेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स, यानी कि वहाँ पर इम्पाला जेट्स है जो कि सेवरन आकार में उड़ रहे थे, यानी कि यहाँ पर आप इसमें लिखा हुआ देख सकते हैं कि सेवरन यानी कि अ पैटर्न इन द शेप ऑफ वी, यानी कि वी के आकार के, जो कि हमारे पास इंग्लिश का एक वर्ड होता है वी, उसके आकार में वो आसमान में उड़ रहे थे। एंड लेफ्ट स्मोक ट्रेल, और उन्होंने एक प्रकार का धुआं छोड़ा जो कि अलग अलग रंगों का था, जिसमें थे ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू
एंड गोल्ड, यानी कि ये सभी जो रंग है वो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रीय झंडे के अंदर रहते हैं। ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, यानी कि उस समय जो उन्होंने अपने देश के लिए नया झंडा घोषित किया था उसके सभी रंगों को उन एम्पाला जेट्स ने जो कि वी के आकार में उड़ रहे थे उन्होंने वो आसमान में छोड़ा। और आसमान में उड़ रहे जो एम्पाला जेट्स थे जो कि वी के आकार में उड़ रहे थे उन्होंने साउथ अफ्रीकन का जो नया झंडा था, यानी कि उन्होंने एक नए झंडे को घोषित किया था। उसमें ब्लैक, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड गोल्ड ये सारे रंगों को मिला करके एक नया झंडा बनाया था। तो वे सभी कलर उन सारे जेट से मिला करके एक साथ आसमान में छोड़े जो कि वी के आकार में उड़ रहे थे। आगे इसके अंदर लिखा हुआ है, आगे इसमें लिखा है कि द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी, यानी कि वह जो सेरेमनी वाला जो दिन था वो मेरे लिए प्रतीकात्मक बन गया था, यानी कि मेरे लिए एक प्रकार का प्रतीक बन चुका था। बाय प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम, यानी कि आगे यहाँ पर नेल्सन मंडेला हमें बताते हैं कि उस सेरेमनी में हमारे राष्ट्र के दो राष्ट्रीय गान गाए जाने के कारण वह दिन मेरे लिए एक प्रतीक बन चुका। एंड द विजन ऑफ द वाइट्स सिंगिंग, यानी कि जो गोरे लोग थे वो अपना जो राष्ट्रीय गान था वो गा रहे थे। नकोसी सिकेलाई अफ्रीका, यानी कि ये गोरे लोगों के लिए था, यानी कि श्वेत लोगों के लिए था। एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम, और जो काले रंग के जो लोग थे उनके लिए भी एक अलग से राष्ट्रीय गान था जो कि डाई स्टेम के नाम से था। यानी कि इसमें नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि उस प्रोग्राम के अंदर दो प्रकार के राष्ट्रीय गान गाए जा रहे थे, जो कि गोरों के लिए नकोसी सिकेलाई अफ्रीका था और जो काले लोगों के लिए था वो डाई स्टेम। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, यानी कि जो कि साउथ अफ्रीका के गणराज्य का पुराना राष्ट्रीय गान था। और दो यद्यपि दैट डे ईदर ग्रुप, यानी कि उस समय जो वे दोनों राष्ट्रीय गान गाए जा रहे थे उनमें से कोई भी जो ग्रुप था यानी कि एक दूसरे के राष्ट्रीय गान को अच्छे से समझ नहीं पा रहा था। न्यू द लिरिक्स ऑफ द नेशनल एंथम दे वंस डिस्पाइस्ड, जो कि एक दूसरे के राष्ट्रीय गान को ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे। यानी कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि डिस्पाइस्ड हैड अ वेरी लो ओपिनियन ऑफ, यानी कि जिसके बारे में वो कुछ खास ध्यान नहीं दिया करते थे। आगे इसमें लिखा है कि दे वुड सून, लेकिन वे जल्द ही नो द वर्ड बाय हार्ट, लेकिन वे जल्द ही इन दोनों राष्ट्रीय गान को अच्छे से दिल से याद कर लेंगे। आगे इसके अंदर लिखा है, आगे इसमें लिखा है कि ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, यानी कि उस उद्घाटन वाले दिन, यानी कि जो वो सेरेमनी चल रही थी उस दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, यानी कि मैं इतिहास की समझ से पूरा अभिभूत था। यानी कि मेरे अंदर इतिहास की सारी बातें दिमाग में चल रही थी और मैं उससे पूरी तरह से अभिभूत था। इन द फर्स्ट डेकेड, यानी कि पहले जो डेकेड थे ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं शताब्दी के जो पहले डेकेड्स थे, यानी कि पहले जो दशक थे। आगे इसमें लिखा है कि अ फ्यू ईयर्स आफ्टर अ बिटर एंग्लो बोर वार, यानी कि साउथ अफ्रीका के अंदर एक बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था जो कि एंग्लो बोर वार के नाम से जाना जाता था। उसके कुछ वर्षों के बाद, एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, और मेरे अपने जन्म से पहले, द वाइट स्किन पीपल, जो श्वेत रंग के जो लोग थे, यानी कि जो सफ़ेद जो लोग थे ऑफ साउथ अफ्रीका, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, उन्होंने अपने आपसी मतभेदों को दूर किया। एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर लैंड, और अपनी ही ज़मीन पर रहने वाले जो काली चमड़ी के जो लोग थे उनके विरोध में एक बहुत ही डोमिनेंस, यानी कि प्रभुत्व वाली एक जातीय प्रजातियाँ जो कि उच्च तरीके से, यानी कि अपनी ही जाति को उच्च जताने के लिए एक ऐसी प्रणाली वहाँ पर घोषित की जिससे कि वह काले रंग के लोगों पर अपना प्रभुत्व हासिल कर सके। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, जो ढांचा उन्होंने तैयार किया था, जो सिस्टम वहाँ पर उन्होंने काले लोगों के खिलाफ तैयार किया था, फॉर्म द बेसिस ऑफ द वन ऑफ द हार्सेस्ट, वहाँ की सबसे ज़्यादा कठोर सोसाइटी में से एक सोसाइटी को निरूपण किया, यानी कि उसके तरीके को अपनाया जो कि मोस्ट अनह्यूमन था, जो कि बहुत ही अमानवीय सिस्टम था, जो कि बहुत ही ख़राब था। द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जो कि संसार ने वहाँ पर उससे पहले कभी नहीं जाना था, यानी कि वो सबसे ख़राब स्थिति थी काले लोगों के लिए। नाउ अब इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20वीं सदी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8th डेकेड एज ए मैन, और मानव के रूप में मेरे 8वें दशक में, दैट सिस्टम हैड बीन, वह प्रणाली, हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर, जो कि हमेशा के लिए उलट गई थी, यानी कि हमेशा के लिए बदल दी गई थी। एंड रिप्लेस्ड बाय वन, और उसकी जगह पर एक ऐसी प्रणाली आ गई थी, दैट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ द पीपल, यानी कि जो कि पहचानी गई थी लोगों की आज़ादी और उनके अधिकारों के रूप में, रिगार्डलेस ऑफ द कलर्स ऑफ देयर स्किन। और इस नई प्रणाली के अंदर व्यक्ति के, यानी कि
साउथ अफ्रीका के जनता के किसी भी कलर को भी ध्यान में नहीं रखा गया, यानी कि यहाँ पर कलर के आधार पर, उनके रंगों के आधार पर किसी भी तरीके का फैसला नहीं लिया जाएगा, सब एक जैसे ही रहेंगे। आगे इसके अंदर लिखा है दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। आगे नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि जो ये आज का दिन आया है, यह बहुत ही बड़ा त्याग है उन सारे लोगों का जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस, अकल्पनीय त्याग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, मेरे हजारों लोगों का जो अकल्पनीय त्याग था, उसकी वजह से ये आज का दिन आया है। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नॉट बी काउंटेड और रीपेड, वे लोग जिनका जो त्याग था, जिनका जो साहस था, जिनको कभी गिना नहीं जा सकता और ना ही उनको रीपे किया जा सकता, यानी कि उनका बदला भी नहीं चुकाया जा सकता। आई फेल्ट दैट डे, मैंने महसूस किया उस दिन, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा कि मैं हमेशा महसूस किया करता था। दैट, वो क्या महसूस किया करते थे, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट, यानी कि जितने भी सारे जो अफ्रीकन शहीद हुए हैं, यानी कि जो इस लड़ाई में रंग भेद की नीति में जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपना त्याग किया है, उन सब का कुल योग यानी कि मैं हूँ, उन सब का जो कुल टोटल है वो मैं हूँ। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, वह बहुत ही लंबी और उच्च श्रेणी की जो रेखा थी उसका अंत हो गया था। यानी कि हम नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जिन शहीदों ने अपनी शहादत दी हमारी इस आज़ादी के लिए, हमारे इस दिन के लिए, उनके जो अच्छे कार्य थे, वो उनकी जो लाइन थी वो उस समय समाप्त हो गई थी। लेकिन अब बिगिन अगेन विद मी, जो कि अब मेरे साथ फिर से शुरू हो गई है। आई वॉज पेन्ड दैट, मैं दर्द से परिपूर्ण था, यानी कि मैं दर्द महसूस कर रहा था। दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, कि मैं उनको कोई भी धन्यवाद अदा नहीं कर पाया, यानी कि मैं उनका कोई भी शुक्रिया अदा नहीं कर पाया। एंड दैट, और यह भी बात थी कि दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइस हैड रॉट, और मैं इस चीज़ से भी दुखी था कि उनमें से वो देख नहीं पाए कि उनका जो त्याग था, उनका जो बलिदान था, उन्होंने क्या कर दिखाया है, यानी कि समूचे साउथ अफ्रीका में उनके त्याग और उनके बलिदान ने क्या रंग लाया है कि भाई सभी लोगों के लिए एक आज़ादी और अधिकारों की एक ऐसी प्रणाली ला करके खड़ी कर दे जो कि सभी के लिए ज़रूरी है। यानी कि यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहना चाहते हैं कि उनको बहुत भारी दुख था। आई वॉज पेंट, यानी कि वो कहते हैं कि मैं बहुत भारी दुख से भरा हुआ था, मुझे बहुत ज़्यादा दुख था। दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, कि मैं उन लोगों का धन्यवाद नहीं अदा कर पाया, यानी कि जिन लोगों ने हमारी इस आज़ादी के लिए, हमारे अधिकारों के लिए अपना त्याग किया, अपना बलिदान दिया, ये उनको धन्यवाद नहीं दे पाए। और साथ साथ उनको ये भी दुख है कि उनमें से कोई भी व्यक्ति इस योग्य नहीं था कि वो ये देख सके कि उनके बलिदान, उनके त्याग ने क्या परिणाम इनके सामने रखा है, यानी कि उनके त्याग और बलिदान ने कितना कुछ करके दिखाया कि आज उनको ये आज़ादी और उनको अधिकार मिला है। आगे इसमें लिखा है कि द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बॉन्ड इन माई कंट्री एंड माई पीपल, यानी कि रंग भेद की उस प्रणाली ने मेरे देश में और मेरे देश के लोगों में बहुत ही लंबे और बहुत लंबे चलने वाले घाव किए हैं। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, यानी कि हम सभी को बहुत सारे वर्ष लगेंगे, इफ़ नॉट जनरेशन, अगर पीढ़ियाँ नहीं लगेंगी तो बहुत सारे वर्ष लगेंगे, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, उस गहरे घाव से उभरने में हमें बहुत सारा समय लगेगा, बहुत लंबा समय लगेगा। बट द डेकेड्स ऑफ द ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी, उस क्रूरता के और उस उत्पीड़न के जो दुख उन्होंने सहा है, जो दशकों में उन जो दुख उन्होंने सहा है, उसने और भी प्रभाव छोड़े हैं, भले वो अनचाहे हों। बट द डेकेड्स ऑफ द ऑपरेशन एंड द ब्रूटैलिटी, यानी कि जो क्रूरता भरे और उत्पीड़न भरे जो पिछले दशक रहे, उन्होंने और भी अलग प्रकार के प्रभाव छोड़े थे जो कि अनचाहे प्रभाव थे। एंड दैट वाज दैट, और वे प्रभाव रहे थे। इट वाज प्रोड्यूस, यानी कि इस क्रूरता भरे समय ने, इस क्रूरता भरे दशकों ने पैदा किए थे कुछ लोगों को जो कि उस तरीके के संघर्षकारी रहे हैं, जिन्होंने रंग भेद की नीति में नेल्सन मंडेला का साथ दिया। उनके कुछ नाम आपके सामने इसमें लिखे हुए हैं। द ओलिवर टम्बो, द वॉल्टर सिसुलू, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ डेडूज एंड द ब्रेम फिशर, द रोबर्ट सोबाक्वेस ऑफ आवर टाइम, यानी कि नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये जितने भी क्रांतिकारी जो लोग थे जिन्होंने रंगभेद की नीति के खिलाफ विद्रोह किया, ये सभी वे लोग थे जो कि पिछले दशकों में जो कि क्रूरता और उत्पीड़न से भरे हुए समय जो कि लोगों ने बिताए हैं,
उनमें से ये लोग क्रांतिकारी के रूप में सामने आए और उन्होंने रंग भेद की नीति में पूरा संघर्ष किया और नेल्सन मंडेला का साथ भी दिया। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये वे लोग थे जिनके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जनरसिटी थे जिनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज था यानी कि असाधारण साहस था, विजडम था यानी कि बुद्धिमानी थी, एंड जनरसिटी थी यानी कि उदारता थी, यानी कि वो और लोगों के प्रति काफ़ी उदार मन वाले भी थे। दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, वे ऐसे व्यक्ति थे कि शायद ही उनके जैसे लोग आगे भी कभी सामने आए यानी कि आगे कभी जन्म ले। आगे इसमें लिखा है कि परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर, शायद इस प्रकार के महान लोगों को पैदा करने के लिए इस प्रकार के गहरे उत्पीड़न की आवश्यकता पड़ती है। और आगे वो कहते हैं कि माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स, यानी कि मेरा जो देश है वह खनिज पदार्थों एवं रत्नों से भरा हुआ है। इसमें मिनरल्स होते हैं खनिज पदार्थ एंड जेम्स होते हैं रत्न। दैट लाई बीनीथ इट्स सोल, जो कि इसकी धरती के नीचे स्थित है। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं हमेशा से ये भी जानता हूँ दैट इट्स ग्रेट वेल्थ, एक देश की सबसे बड़ी संपत्ति होती है इट्स पीपल, इसके लोग, यानी कि एक देश की सबसे बड़ी संपत्ति होती है इसके लोग। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, जो कि बहुत बड़े से बड़े डायमंड से भी ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा सच्चे होते हैं। आगे इसमें लिखा है कि इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, संघर्ष में ये सभी मेरे साथी ही हैं। दैट आई हैव लर्न द मीनिंग ऑफ द करेज, जिनसे मैंने एक साहस का सच्चा अर्थ सीखा है। टाइम एंड अगेन, बार बार बारंबार, आई हैव सीन मैन एंड वुमन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया, मैंने बार बार देखा है कि पुरुष और महिलाएं एक आइडिया के लिए अपने जीवन की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, मैंने ये भी देखा है कि जो पुरुष होते हैं वो बिना टूटे हमेशा एक हमले के लिए और टॉर्चर होने के लिए तैयार रहते हैं। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, और अत्याचार के विरुद्ध एक सामर्थ्य और एक ऐसी शक्ति को दिखाते हुए देखा है दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यहाँ पर रेजिलियंस का मीनिंग आपके सामने लिखा हुआ है कि रेजिलियंस दैट एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट, कि वह किसी भी प्रकार के कठिन से कठिन कार्य को करने की एक ताकत होती है जो कि इसके प्रभाव से जल्दी ही उभरने की भी एक शक्ति हमें देती है। आगे इसके अंदर लिखा हुआ है आई लर्न, मैंने सीखा द करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि मैंने ये भी सीखा कि जो शक्ति होती है वो डर की उपस्थिति में नहीं होती, बट द ट्रम्प ओवर इट, लेकिन जो शक्ति होती है वो डर पर काबू पाने से होती है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट, बहादुर वह व्यक्ति नहीं होता है हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो कि डरता नहीं है, बट ही, लेकिन वह आदमी होता है हु कंकर्स दैट फियर, जो कि उस डर पर काबू पा लेता है। आगे इसमें लिखा है कि नो वन इज़ बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, कि कोई भी व्यक्ति दूसरों से नफरत करने के लिए पैदा नहीं होता उसके चमड़े के रंगों के आधार पर, उसके पृष्ठभूमि के आधार पर, यानी कि उसका बैकग्राउंड क्या है उसके आधार पर, और हिज रिलीजन उसके धर्मों के आधार पर। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को नफरत करना अवश्य सीखना चाहिए। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वे नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, क्योंकि जो प्रेम होता है वो लोगों के हृदय में बड़ा ही प्राकृतिक रूप से आता है, वो बनावटी नहीं होता है। देन इट्स अपोजिट, इसके बजाय तो हमें ये करना चाहिए कि अगर उनको नफरत सिखाई जा सकती है तो उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। इसी बात को और भी स्पष्ट रूप से समझाते हुए कहते हैं कि यहाँ तक कि इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, यानी कि यातना भरा वो समय, यानी कि दुख भरा वो समय जो कि उन्होंने जेल में बिताया था। वैन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब मैं और मेरे साथियों को हमारे दुख सहन करने की सीमा तक या उससे भी अधिक ज़्यादा दुख दिया जा रहा था। आई वुड सी ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड, मैंने वहाँ पर उसमें से जितने भी गार्ड्स थे उनमें से किसी एक की आंखों में एक मानवता की झलक भी देखी।
यहाँ पर आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है पुश टू आवर लिमिट्स, यानी कि हमारी जो लिमिट यानी कि दुख सहने की जो सीमा थी उसका मीनिंग आपको समझाते हुए इसमें लिखा हुआ है कि पुश टू आवर लिमिट, पुश द लास्ट पॉइंट इन आवर एबिलिटी टू बी पेंस, यानी कि वह सीमा कि जिस सीमा तक हम एक दुख को सहन कर सके। कहेंगे परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद हो सकता है कि मैंने एक सेकंड के लिए ही उस गार्ड की आंखों में मानवता की झलक देखी, बट इट वॉज इनफ टू reassure मी एंड कीप मी गोइंग, लेकिन यह मेरे लिए दोबारा श्योर होने के लिए यानी कि दोबारा खुद को आश्वस्त करने के लिए और मेरे संघर्ष को लगातार जारी रखने के लिए पर्याप्त थी। मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम, व्यक्ति की अच्छाई यानी कि व्यक्ति के जो अच्छे कार्य एक प्रकार की आग है, एक प्रकार की ज्वाला है। दैट कैन बी हिडन, जिसको छिपाया तो जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, यानी कि उसको कभी भी मिटाया नहीं जा सकता। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आपके सामने कुछ क्वेश्चंस और भी है जो कि आपके ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक से रिलेट करते हैं। तो आइए इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाहते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि व्हाट डू द मिलिट्रीज जनरल डू, यानी कि सैन्य दल के जो जनरल्स है वो क्या करते हैं। आगे इसमें आपसे पूछा गया कि हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड वाई, उनका व्यवहार क्यों और कैसे बदल गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया कि वाई वर टू नेशनल एंथम्स संग, वहाँ पर दो प्रकार के राष्ट्रीय गान को क्यों गाया गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा गया कि हाउ डज मंडेलास डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री, यानी कि नेल्सन मंडेला अपने देश में सरकार का जो सिस्टम है, सरकार की जो प्रणाली है, उसको किस तरीके से वर्णित करते हैं। के लिए आपके सामने 2 पॉइंट लिखे हैं, यानी कि 2 पॉइंट के अंदर वह अपने देश की जो सरकार है उसके सिस्टम को किस तरीके से वर्णित करते हैं। तो पहला पॉइंट है इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, एंड इन द फाइनल डेकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया कि व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, यानी कि साहस का क्या अभिप्राय होता है मंडेला के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया कि विच डज ही थिंक्स इज नेचुरल टू लव और टू हेट, यानी कि प्रेम करना या फिर नफरत करना, इन दोनों में से कौन सी चीज़ नेचुरल है, यानी कि कौन सी चीज़ प्राकृतिक है। तो इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आपको आने वाली अगली वीडियो में मिलेंगे। तो आइए अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इसके अंदर और क्या लिखा हुआ है। आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इन लाइफ जीवन में एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, यानी कि हर एक व्यक्ति के 2 प्रकार के कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, हिज पेरेंट्स, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, जो उसका कर्तव्य होता है उसके परिवार के लिए होता है, उसके माता पिता के लिए होता है, उसकी वाइफ के लिए होता है और उसके बच्चों के लिए होता है। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन, और उसका एक कर्तव्य और होता है जो कि उसके लोगों के लिए होता है, टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, जो उसके समुदाय के लिए होता है, टू हिज कंट्री, जो उसके देश के लिए होता है। इन सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक मानवीय और सभ्य समाज के अंदर, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन, प्रत्येक व्यक्ति उन दोनों प्रकार के कर्तव्यों को निभाने के लिए पूरी तरीके से योग्य है। अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटी, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार और अपने अपने व्यवहार और रुझान के अनुसार। यहाँ पर इंक्लिनेशन होता है नेचुरल टेंडेंसी ऑफ बिहेवियर, यानी कि हर व्यक्ति का अपना व्यवहारिक रुझान। आगे इसके अंदर लिखा है बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन एक ऐसा देश जो कि साउथ अफ्रीका के जैसा है, साउथ अफ्रीका के जैसे देश के लिए इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर मी, कि यह लगभग असंभव ही था, फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि मेरे जन्म और मेरे कलर का हो, टू फुलफिल बोथ दोज ऑब्लिगेशन, इन दोनों प्रकार के कर्तव्यों का जो अनुपालन कर सके। यानी कि नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में 2 प्रकार के कर्तव्य होते हैं। पहला कर्तव्य व्यक्ति का अपने परिवार के लिए, अपने वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए होता है, और दूसरा कर्तव्य वह अपने लोगों के लिए, समाज के लिए और अपने राष्ट्र के लिए है। लेकिन अब वो अपने बारे में कहते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में एक ऐसा व्यक्ति जो कि उसके जन्म का हो, उसके रंगों का हो, कि वो दोनों प्रकार के कर्तव्यों को निभा पाना उसके लिए लगभग इम्पॉसिबल था। आगे कहते हैं कि इन साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका रंग काला हो, हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन, जिसने एक नॉर्मल आदमी की तरह जीने की कोशिश की हो, बीइंग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, उसको सज़ा दी गई हो और उसको अलग थलग कर दिया गया हो। इन साउथ अफ्रीका अ मैन
who tried to fulfill his duty. साउथ अफ्रीका में एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने कर्तव्यों का पालन करने की कोशिश की हो, टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, was inevitably ripped from his family and his home, उसको एक अनिवार्य रूप से अपने परिवार से दूर कर दिया हो और अपने घर से दूर कर दिया हो, एंड was forced to live a life apart, और अलग थलग प्रकार का एक जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया हो। आगे इसके अंदर वो बताते हैं आ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेबलियन, यानी कि एक ऐसी सांझ के जैसा जिसके अंदर रहस्य और विद्रोह शामिल हो। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, शुरुआत में मैंने अपने लोगों को अपने परिवार से बड़ा नहीं माना, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन अपने लोगों की सेवा करते हुए जो मैंने कोशिशें की, जो मैंने संघर्ष किया, आई फाउंड दैट, मैंने पाया कि आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर एंड अ हस्बैंड, मैंने ये पाया कि मुझे रोका गया हो, यानी कि मैं अपने कर्तव्य का पालन ही नहीं कर पाया, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाया हूँ, एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में। आगे हमें बताते हैं कि आई वॉज नॉट बॉर्न विद द हंगर टू बी फ्री, यानी कि आज़ादी का जीवन पाने की इच्छा लिए हुए मैं पैदा नहीं हुआ। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं आज़ाद ही पैदा हुआ। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, वो हर प्रकार के तरीके जिनको मैं जान सकूं, उन तरीक़ों में पूरी तरीके से आज़ाद था, यानी कि जो काम करने की इच्छा होती है मैं उसको कर पाऊँ, उसमें मैं पूरी तरीके से आज़ाद था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर बाय माई मदर्स हट, अपने माता के झोपड़ी के आसपास के जगह में मैं पूरी तरीके से दौड़ सकूं, खेल सकूं, उसमें मैं आज़ाद था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, और अपने गांव में बहती हुई एक नदी में मैं अच्छे से तैर सकूं, मैं अच्छे से उसमें स्विम कर सकूं, उसके लिए मैं आज़ाद था। फ्री टू रोस्ट मिल्स इन अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और वहाँ पर धीरे धीरे चलने वाले जो बैल हैं उनकी पीठ पर बैठ करके मैं एक सवारी कर सकूं, उसके लिए मैं आज़ाद था। और साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि रात्रि के समय तारों के नीचे वह भुट्टो को भूनने के लिए भी आज़ाद थे, यानी कि वो पूरी तरीके से अपने बचपन में जिस तरीके से अपना जीवन बिता रहे थे, जो कि पूरी तरीके से उनको लग रहा था कि वो आज़ादी से जी रहे हैं, इस तरीके से वो अपने आप को आज़ाद कहते हैं। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, कि जैसे जैसे, यानी कि जब तक कि मैंने अपने पिता को और अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और मेरी जाति के जो रीति रिवाज जो बनाए गए हैं, जब तक कि मैंने उनको अबाइड किया, यानी कि उनका अनुपालन किया। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन ऑफ गॉड, और मुझे किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई, मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं हुआ जो नियम कानून व्यक्ति के द्वारा और ईश्वर के द्वारा बनाए गए हों। आगे फिर वो समझाना चाहते हैं कि इट वॉज ओनली वैन, यह सिर्फ ऐसा हुआ, यानी कि दुख उसको सिर्फ जब हुआ, व्हेन आई बिगेन टू लर्न, जब मैंने सीखना आरंभ किया, जब मुझे पता लगने लगा, दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, कि मेरी जो बचपन की जो आज़ादी थी वो सिर्फ एक वहम था। व्हेन आई डिस्कवर्ड, और जब मुझे पता चला, एज ए यंग मैन, एक वयस्क व्यक्ति के रूप में जब मैं बड़ा हो गया, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी आज़ादी पहले ही मुझसे छीनी जा चुकी है। यहाँ पर इल्यूजन का मीनिंग आपके सामने लिखा हुआ है। इल्यूजन समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इज़ नॉट, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ जो कि आपको सच्चाई जैसी प्रतीत होती है लेकिन वो सच में सच नहीं होता, वो आपका एक वहम होता है, उसको बोलते हैं इल्यूजन। आगे वो कहना चाहते हैं दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और जब मैं अपनी आज़ादी के लिए कोशिश करने लगा तो आज़ादी पाने की मेरी तीव्र इच्छा बढ़ने लगी। एट फर्स्ट, सबसे पहले, एज ए स्टूडेंट, एक छात्र के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, एक छात्र के रूप में मैं सिर्फ अपने लिए ही आज़ादी चाहता था, अपने लिए स्वतंत्रता चाहता था। द ट्रांसिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे एट नाइट, यानी कि एक ऐसी आज़ादी जो कि पूरी तरीके से परमानेंट यानी कि स्थायी नहीं थी, यानी कि अस्थायी आज़ादी वो चाहते थे। और बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कि रात को घर से बाहर रुक जाने की आज़ादी।
रेड वॉट आई प्लीज यानी कि वो सब पढ़ने की आज़ादी जो कि मैं चाहता था, अपने मन से कुछ भी पढ़ने की आज़ादी। एंड गो वेयर आई चोज और उस स्थान पर जाने की आज़ादी जहाँ भी मैं जाना चाहता था। लेटर लेकिन बाद में एज ए यंग मैन एक वयस्क व्यक्ति के रूप में जब मैं बड़ा हो गया, इन जोहानिसबर्ग यानी कि जोहानिसबर्ग के अंदर आई अर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम कि जोहानिसबर्ग के अंदर सबसे पहले मैंने बहुत ही आधारित और गरिमापूर्ण आज़ादी की कामना की अपने लिए, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल अपने सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए, ऑफ अर्निंग माई कीप और अपने निर्वाह के लिए कमाने की इच्छा की, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग फैमिली और शादी करने की और परिवार रखने की कामना की, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्ट इन ए लॉफुल लाइफ और एक कानूनी जीवन यानी कि कानून के रूप से वह ज़िंदगी जिसके अंदर वो आज़ादी हो जिसको कभी रोका ना जा सके। मैंने ऐसी कामना की, मैंने ऐसी इच्छा की। आगे बताते हैं कि बट व्हेन आई स्लोली सो लेकिन धीरे धीरे जब मैंने यह देखा यानी कि जब मैंने पाया दैट नॉट ओनली आई वॉज नॉट फ्री सिर्फ मैं ही आज़ाद नहीं था बल्कि बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री बल्कि मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं थे, वे भी स्वतंत्र नहीं थे। आई सो दैट मैंने यह भी देखा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम यह सिर्फ मेरी ही आज़ादी नहीं थी, यह सिर्फ मेरी स्वतंत्रता नहीं थी। दैट वॉज कर्टेल्ड जिस स्वतंत्रता को छीन लिया गया था, जिस स्वतंत्रता को कम कर दिया गया था। यहाँ पर कर्टेल का मतलब होता है रिड्यूस यानी कि जिस स्वतंत्रता को कम कर दिया गया हो या फिर छीन लिया गया हो। बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन बल्कि वह सभी की वो आज़ादी थी जिसको छीन लिया गया हो और या फिर जिसको कम कर दिया हो। हो लुक्ड लाइक आई डिड जो कि बिल्कुल मेरे जैसे लगते थे यानी कि जो बिल्कुल मेरे जैसे ही थे। एंड दैट इज़ व्हेन और तभी ऐसा हुआ आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस कि मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया जो कि रंग भेद की नीति और अपनी आज़ादी और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही थी। एंड दैट इज़ व्हेन और यही वो समय था द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम जो कि मेरी अपनी आज़ादी के लिए जो मेरी तीव्र इच्छा थी बिकेम द ग्रेटर हंगर जो कि और भी बड़ी इच्छा में बदल गई फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल मेरे अपने लोगों की आज़ादी के लिए। आगे हमें बताते हैं कि इट वॉज दिस डिज़ायर यह वो इच्छा थी फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल यानी कि मेरे अपने लोगों की, मेरे समाज के अपने लोगों की यह वो इच्छा थी, वह तीव्र इच्छा यह थी टू लीव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट कि वो अपने जीवन को पूर्ण गरिमा से और पूरे आत्मसम्मान से जिए। दैट एनिमेटेड माई लाइफ जिस इच्छा ने मेरे जीवन को पूर्ण रूप से जोश से भर दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटन्ड यंग मैन इनटू अ बोल्ड मैन जिसने एक डरे हुए व्यक्ति को एक साहसी व्यक्ति के रूप में बदल दिया हो। दैट ड्रो अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल जिसने उस व्यक्ति को जो कि कानून को अच्छे से मानता था, कानून का पालन करता था, बिकेम ए क्रिमिनल जो कि एक अपराधी बन गया। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड जिसने एक ऐसे पति को बदल दिया हो जो कि अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, इनटू अ मैन विदाउट अ होम एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बदल दिया हो जिसका कोई घर ही ना हो, जो कि घर से दूर हो गया हो। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन एक उस ऐसे व्यक्ति को बदल दिया जिसको अपने जीवन से पूरा प्यार था, टू लिव लाइक ए मॉन्क और वह एक ऐसे जीवन को जीने के लिए मजबूर हो गया हो जो कि एक साधु के समान हो। यानी कि उनकी जो फ्रीडम की जो पूरी इच्छा थी, जो उसके लोगों की फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए जो पूरी इच्छा थी, उसने नेल्सन मंडेला को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। एक ऐसे सिंपल व्यक्ति को एक साहसी रूप में बदल दिया हो, एक ऐसे कानून का पालन करने वाले को एक अपराधी बना दिया हो, एक परिवार से प्यार करने वाले व्यक्ति को घर से दूर कर दिया और जीवन से प्यार करने वाले व्यक्ति को एक बिल्कुल अलग थलग पृथक कर दिया हो। आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आई एम नो मोर वर्चुअस मैं ज़्यादा गुणी या फिर सेल्फ सेक्रीफाइंग यानी आत्मत्यागी व्यक्ति नहीं हूँ उस व्यक्ति से जो कि मुझसे आगे हैं। यानी कि और भी ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मुझसे बड़ा त्याग कर सकते हैं, मैं उनसे ज़्यादा समझदार या उनसे ज़्यादा गुणी या फिर आत्मत्याग करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। लेकिन आई फाउंड बट फिर भी आई फाउंड मैंने पाया, मैंने देखा, आई फाउंड दैट मैंने देखा कि आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम लेकिन मैं फिर भी एक ऐसे लिमिटेड फ्रीडम यानी कि एक ऐसी आज़ादी को नहीं जी सकता जो कि हर तरफ से
बंधन से बंधी हुई हो, यानी कि जिस आज़ादी में हर प्रकार के बंधन हो, मैं ऐसे आज़ादी को नहीं जी सकता। आई वॉज अलाउड, मुझे आज्ञा दी गई, व्हेन आई नो माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मुझे पता चला कि मेरे जो अपने लोग हैं वो आज़ाद नहीं थे। फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल, यानी कि आज़ादी अभाज्य है, यानी कि आज़ादी के टुकड़े नहीं किए जा सकते। द चेंज ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल, यानी कि मेरे लोगों में से किसी एक के ऊपर भी अगर कोई बंधन हो, अगर वो आज़ाद नहीं है, वर द चेन ऑफ ऑल ऑफ दैम, ऐसा लगता है जैसे कि वो मेरे सभी लोगों के ऊपर एक बंधन हो, जो कि मेरे सभी लोगों के ऊपर एक जंजीर के समान हो। आगे वो कहते हैं कि द चैन ऑफ ऑल माई पीपल, और मेरे सभी लोगों के ऊपर जो जंजीर हो, वर द चेन्स ऑफ मी, ऐसा लगता है कि वो जंजीर मेरे ऊपर हो। यानी कि नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अगर मेरे समाज का कोई भी व्यक्ति आज़ाद नहीं है तो ऐसा लगता है कि मैं खुद आज़ाद नहीं हूँ। वो उनके दुख को आसानी से समझ सकते थे। आगे वो कहते हैं कि आई न्यू दैट, ये मैं जानता था कि द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड, यानी कि जो उत्पीड़क है, यानी कि जो उत्पीड़न करने वाला था, यानी कि जो यातना करने वाला था, यातना देने वाला व्यक्ति था, उसको भी पूरी तरीके से आज़ाद होना चाहिए। जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, उस व्यक्ति की तरह जिसके ऊपर वो उत्पीड़न करने जा रहा है, यानी कि एक उत्पीड़क को और एक जिस व्यक्ति के ऊपर उत्पीड़न करने जा रहा है, उन दोनों व्यक्ति को पूरी तरीके से आज़ाद होना चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजन, यानी कि जो व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन लेता है वह भी एक प्रकार का कैदी है। प्रिजन ऑफ हेटर्ड, यानी कि वह एक नफरत का कैदी है, यानी कि वह नफरत की कैद में है, उसके मन में नफरत है। एज ही लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ प्रिजुडिस, वह ऐसा लगता है जैसे कि इस नफरत की वजह से वह जेल में बंद हो, एक नफरत से बंद हो। यहाँ के प्रिजुडिस का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, एक ऐसी नफरत विदाउट एनी गुड रीजन, जिसका कोई रीज़न नहीं है, एक नफरत के समान हो, एक नफरत की जेल में वो बंधा हो। एंड नैरो माइंडलेस, और जो उनकी संकुचित सोच थी और अपनी संकुचित सोच के अंदर वो बंधा हुआ हो। आगे कहते हैं कि आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सचमुच में आज़ाद नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवंस एल्स फ्रीडम, अगर मैं किसी भी व्यक्ति की आज़ादी को छीन लेता हूँ तो मैं भी पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री, और ठीक उसी तरीके से मैं आज़ाद नहीं हूँ व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, और मैं जब भी आज़ाद नहीं हूँ जब मेरे आज़ादी को मुझसे छीन लिया गया है। और आगे वो कहते हैं कि द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर आर लाइक आर द रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपराध कर रहा है, यानी कि जो अत्याचारी है, जो उत्पीड़न कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति ऑपरेसर जिसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, वे दोनों ही मानवता से वंचित रह जाते हैं, यानी कि दोनों की मानवता छिन जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंत में आपके सामने 3 क्वेश्चंस और भी हैं जो कि ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक से रिलेटेड हैं। तो इसके अंदर क्या पूछा गया है, तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन, यानी कि 2 प्रकार के कर्तव्य में मंडेला किस चीज़ को चर्चित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज ए बॉय, और एक बच्चे के रूप में एक आज़ाद व्यक्ति का क्या अभिप्राय है मंडेला के लिए। एंड एज ए स्टूडेंट, और एक स्टूडेंट के रूप में एक आज़ाद व्यक्ति का क्या मतलब है मंडेला का, क्या अभिप्राय है मंडेला के लिए। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे आगे ये भी पूछा गया कि हाउ डज इट कंट्रास्ट दिस ट्रांजिटरी फ्रीडम विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, कि मंडेला किस प्रकार से एक अस्थायी फ्रीडम, यानी कि ट्रांजिटरी फ्रीडम होता है अस्थायी, जो कि स्थायी नहीं है, जो कभी भी खत्म हो सकती है, विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, और उससे तुलना करते हैं, उससे उसका अंतर बताते हैं जो कि मूलभूत एवं गरिमापूर्ण स्वतंत्रता हो, यानी कि इसमें अस्थायी आज़ादी, यानी कि इसमें अस्थायी आज़ादी और वह आधारभूत आज़ादी जिसके अंदर गरिमा हो, यानी कि गरिमापूर्ण आज़ादी, दोनों का अंतर आपको किस तरीके से बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि डज मंडेला थिंक, क्या मंडेला ये विचार करते हैं द ऑपरेसर इज फ्री, वाई एंड वाई नॉट, कि वह व्यक्ति जो अत्याचार करता है, जो उत्पीड़न देता है, क्या वो फ्री है, अगर वो फ्री नहीं तो क्यों फ्री नहीं है, और अगर वो फ्री है तो क्यों फ्री है। तो ये 3 क्वेश्चन है जो कि आपके चैप्टर के अंत में आपसे पूछे गए हैं, और जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर के बीच बीच में आपसे पूछे गए हैं
जो कि ओरल कॉम्प्रिहेंसिव चेक से रिलेटेड हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अगले क्लास के अंदर मिलेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा और आपने नेल्सन मंडेला की आत्मकथा यानी कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का एक उदाहरण इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है, जो कि उन्होंने एक उद्घाटन का नाम उसको दिया है यानी कि द इनॉग्रेशन उसको दिया है। और इसके अंदर वो हमें अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक ऐसा संघर्ष भरा जीवन जिया है जो कि रंग भेद की नीति के अंतर्गत आया था। सो आई होप दैट आपने इस चैप्टर को बड़े ध्यान से सुना होगा और एक एक सेंटेंस को समझने की कोशिश की होगी और उसकी हिंदी को जानने की भी कोशिश की होगी। और साथ साथ इस चैप्टर को सुनते समझते और पढ़ते समय आपने अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू चैप्टर विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।